हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सुमेन प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि क्या किसी भी मामले में अगर आप जमानत ले रहे हैं तो कौन से मामले हैं और आप जमानत कब ले सकते हैं, और या जमानत लेने से आप पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। या किसी भी केस में अगर मान लेते हैं कि कोई दहेज का केस है, उसमें घर के ही 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज हो रखी है, क्या वो 4 व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं एक सास ससुर हो गए, पति हो गया, तो कहने का मतलब क्या पति की जमानत सास ससुर ले सकते हैं, या ये कह लीजिए कि सह अभियुक्त की जमानत ले सकते हैं, जमानतदार हो सकते हैं या नहीं। या अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोशिश ये करिए कि आप समझने की अगर एक ही एफआईआर में 4 लोगों का नाम है तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो नंबर 1 पे हैं एफआईआर में, जो 3 नंबर वाले लोग हैं, 4 नंबर वाले लोग हैं, नंबर 1 की जमानत ले लें, और जो नंबर 2 पे हैं वो 1 और 2 के अलावा 1 और 3 ले लें। ऐसा नहीं होता। कहने का ये मतलब है कि सेम केस में अगर 4 अपराधी हैं, 4 अभियुक्त हैं, तो उनकी जमानत वो 8 लेंगे जो उस केस में नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो सिर्फ बताने और कहने का ये मतलब है कि अगर एक ही एफआईआर में 4 लोग हैं तो उनकी जो जमानत लेने वाले लोग हैं, जमानतदार हैं, वो 8 व्यक्ति होंगे। अब जहन में दूसरा सवाल ये होगा कि कोई 2 व्यक्ति जमानतदार हैं, वही दोनों व्यक्ति पहले की जमानत ले लें, फिर दूसरे की ले लें, फिर तीसरे की ले लें, फिर चौथे की भी ले लें। कहने का ये मतलब कि जमानतदार जो हैं 2, अभियुक्त 4, तो क्या चारों अभियुक्तों की जमानत वही जमानतदार दोनों वही जमानत ले सकते हैं? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मेरा आज बताने का सिर्फ ये मकसद है। मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने ये पूछा कि जो 4 लोग हैं एफआईआर में, दहेज का केस हो, 4 लोग हैं, तो जो 2 जमानतदार हैं वो चारों की जमानत ले सकते हैं या नहीं। तो आपको हम बता दें, जब भी आप बेल कराएंगे अलग अलग कराएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, चाहे वेरिफिकेशन के लिए जाए जमानतदारों का कागज, चाहे वेरिफिकेशन के लिए जाए या न जाए, चारों की जमानत सेम केस में नहीं ले सकता। वो लेना चाहे तो 10 लोग की जमानत ले लें। अगर उनके पास धनराशि है, खतौनी लगाई है, तो आप 50 लोग की जमानत लीजिए, लेकिन सेम एक ही केस में चारों अभियुक्तों की जमानत वही 2 जमानतदार नहीं ले सकते। और दूसरी बात ये, अगर वेरिफिकेशन का मामला पड़ता है, एक ही केस, सेम जमानतदार, भले अलग अलग अभियुक्त, तो कितनी बार दरोगा लिखेंगे, कितनी बार तहसील लिखेगा? तो दरोगा जी सीधे लिख देंगे कि ये जमानत लेने का आदी है, पेशेवर है, तो इससे आपकी जमानत निरस्त भी हो सकती है। और एक बात, जमानत वही ले सकता है कि अगर 50,000 रुपए का जमानत मांगा गया है, तो आपकी जो भी खतौनी लगाएं, कार का कागज लगाएं, ट्रक का कागज, जो भी कागज लगाएंगे आप, आपका कागज 50,000 से अधिक धनराशि का होना चाहिए। और अगर आपकी खतौनी है तो कोई बात नहीं है, गाड़ी का कागज देखा जाता है यही कितना उसकी राशि है, इंश्योरेंस में क्या है, उसकी राशि उतना है कि नहीं, अर्थात 50,000 के लायक है या नहीं है। दूसरी ये बात, अगर जमानत आप किसी की ले रहे हैं तो एक तरह से ये हो जाता है कि अगर कभी वो भागा उस केस से या उसका अता पता नहीं चला, तो आप उसे उपस्थित करेंगे। सोच विचार के ही किसी भी व्यक्ति की जमानत लेनी चाहिए। वो कितना अपराधी है, किस हद तक उसने अपराध किया है और कौन सा अपराध किया है, ये सब केयर करते हुए ही किसी की जमानत लेनी चाहिए। बगैर किसी
खासतौर से अनजान आदमी की जमानत आप बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए आपको। भाई वो पता नहीं किस तरह से है और कितना अपराध किया है, कहाँ कहाँ अपराध किया है, और आप उसका जमानत ले रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कचहरी में, तहसील में पेशेवर जमानतदार, वो अक्सर उनका यही काम होता है कि जमानत लेने का काम। तो इससे लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, कहीं न कहीं कभी न कभी मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल ST 72 कानून प्रयागराज को